जम्मू कश्मीर के बारे में आपका ख्याल क्या है? कम से कम लोगों के सामने ये पॉलिसी वाज़िया कर दीजिए। आप सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। अगर अब्दुल्ला हफीज़ या बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ आपका एक सियासी लड़ाई है आपकी, तो ये बता दीजिए आम लोगों के ख्याल में कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार यहाँ की सरकारें हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार। नेचुरली नेशनल कॉन्फ्रेंस आप इशारा ये भी दे रहे हैं कि सलाहुद्दीन को सलाहुद्दीन बनाया गया। आने वाले दिनों में इंतखाबात हो रहे हैं, यानी मेजॉरिटी में आपके हिंदूज आते हैं, और जहां तक सिख्स, मुसलमान या बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी को नफरत है, बल्कि ये कहा जाता है कि शायद उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। जी ने एक ड्रामा बनाया है कश्मीर को लेके, तो उस ड्रामा को आप ड्रामा में बताया गया है, उसके हवाले से आप ये कहेंगे कि बिगुल बजने वाला है या अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। आपको बता दें कि इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हवाले से कहीं ना कहीं मरकज़ भी ये इशारा दे रही है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में इंतखाबात हो रहे हैं, यानी 2-4 महीने के बाद शायद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने हालिया कई एक स्टेट्स में अपना राज एक मरतबा फिर कायम किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सीनियर लीडर बीजेपी के मिस्टर अशोक कोल, जिन्होंने खासकर बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज से 10 साल या 15 साल कबल अगर आप देखेंगे हमारे इंटरव्यूज़ अशोक कोल साहब के साथ, तो यकीनन ये कुपवारा, कभी कुलगाम, कभी श्रीनगर, कभी बडगाम, कभी गांदरबल, हर डगर हर नगर पर बीजेपी का झंडा गाड़ने के हवाले से काफ़ी कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन आज हमने ये मुनासिब जाना कि बीजेपी के इसी सीनियर लीडर अशोक कोल, जो रियासत के गोशे गोशे, कश्मीर के गोशे गोशे तक जाते हैं और बीजेपी की पॉलिसी को वाज़िया करते हैं, आज हम इन्हीं से सवाल पूछते हैं कि अशोक कोल जी, आखिरकार आने वाले कल में बीजेपी जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ करने जा रही है। मिस्टर कोल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन में आने के लिए। धन्यवाद कश्मीर क्राउन का कि उन्होंने यहाँ आए हैं और मेरे से बातचीत कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। कौल साहब, यूपी में जीत के बाद, गोवा, मणिपुर, बहुत सारे स्टेट्स के में जीत के बाद, क्या हम ये माने कि बीजेपी की कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान पर चली गई, या फिर भी आप ज़मीन पर रह रहे लोगों की खिदमत करने के लिए आगे आगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ज़मीन पर ही रहती है, ज़मीन से ऊपर कभी नहीं उठती है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, उस काम के आधार पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम जीतेंगे। और वास्तव में जब परिणाम निकलता है, अनेक लोगों के आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीन पर काम करता है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी ज़मीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, और वास्तव में ही जो ज़मीन पर काम करता है, ग्राउंड पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, हम अपनी पकड़ जो हमारी ग्राउंड में बन रही हैं, हम बनाते हैं, उसके आधार पर ही हमारी ये जीत होती है। अशोक कोल जी, आपका मानना है कि हम ज़मीन पर रह रहे हैं, ज़मीन के लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलरली कभी कभार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी खासकर मेजॉरिटी को साथ लेके चलती है, यानी मेजॉरिटी में आपके हिंदूज आते हैं, और जहाँ तक सिख्स, मुसलमान या बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी को नफरत है, बल्कि ये कहा जाता है कि शायद उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। अशोक कोल जैसे सीनियर लीडर जो हमेशा लोगों के साथ दिखते हैं, इसका जवाब कैसे देंगे, कैसे डिफेंड करेंगे इस आर्गुमेंट को? ये ऐसे लोगों का बनाया हुआ आर्गुमेंट है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगा, एग्जाम्पल दे दूंगा। ये लद्दाख ले लीजिए आप। लेह और करगिल 2 ज़िले हैं। लेह में बुद्धिस्ट हैं, करगिल में मुसलमान हैं, वहाँ कोई हिंदू नहीं है। उसके बाद भी वहाँ बीजेपी जीतती हैं। अभी लेह में आपने देखा कि बीजेपी 2 बार वहाँ हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जीत गई हैं, दोनों बार वहाँ हमारे सीईसी हैं। करगिल में भी हमने इस बार खाता खोला है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए देवबंद जैसी सीट,
कभी कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? ये लोगों का केवल एक प्रोपेगेंडा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उसी सबके साथ और सबके विकास के द्वारा हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब बटन दबाता है किसी भी स्कीम का, किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये 10 करोड़ लोगों के खातों में जाते हैं, उसमें वो ये नहीं देखता है कि ये अब्दुल रहीम है कि ये अशोक कुमार है। हर एक के खाते में जाता है, ये लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने बिहार में पिछली बार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में इस बात को कहा है कि भाई हम महिलाओं को धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। आपको मैं आंकड़ा बताऊं, इस बार के भी चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का है 59% लोगों ने, 59% पुरुषों ने, मेल्स ने वोट किया है और 63% फीमेल्स ने वोट किया है। और ये साबित करता है कि आज की महिला, आज की माँ बहन ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी उनको दिखती है जो उनके लिए काम करती है। अशोक कौल साहब, हर एक इंसान को एक पोटेंशियल थ्रेट होता है। सियासी जमातों को भी हिज़्ब इख्तिलाफ का बड़ा थ्रेट रहता है कि कहीं हमारी पॉलिसी नरम ना पड़ जाए, उनकी पॉलिसी वाजिया हो जाए, लोग उनको ज़्यादा प्यार करें। आपको शायद कांग्रेस से अब डर नहीं है, ये सवाल है। तो आपको अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान राय दी जाए, आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए पोटेंशियल थ्रेट कौन है मरकजी सतह पर? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, जवाब मैं चाहता हूं कि आप सिंसियरली इसका जवाब। नहीं, कोई सिंसियरली थी मैं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस तो अपने करतूतों के कारण समाप्त हो रही है। कांग्रेस में कई बार मानते हैं उनके करतूत ठीक नहीं थे? नहीं, करतूत मतलब ऑर्गेनाइजेशनल करतूत, जो उन्होंने उसको एक परिवार का बना दिया है। सोनिया जी और राहुल जी और सोनिया जी उसके बाहर नहीं निकलते हैं। अब वो नई उनकी लड़की आ गई है वाड्रा, उसको ऐसे तीनों में ही उन्होंने उस पार्टी को रखा है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया उस समय हमारे अध्यक्ष थे नितिन गडकरी जी, कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से। फिर अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह जी, कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश। फिर अध्यक्ष बने अमित शाह जी, कहाँ से आते हैं? गुजरात से। अब अध्यक्ष बने जेपी नड्डा जी, कहाँ से आते हैं? हिमाचल से। ये भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने तीनों माँ, बेटी और बेटे के बीच में पार्टी को रखा है, इसलिए उनके करतूत ऐसे हो गए हैं। उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को लोग इसलिए लाइक कर रहे हैं, लोग इसलिए इसको चाहते हैं। बाकी सब पार्टियां, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान अगर आपको चॉइस करनी होगी कि आपको थ्रेट, हमने हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। हम तो, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ेगा तो झोला उठाकर निकल जाऊंगा, उसमें क्या बात। हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। हम तो ये चाहते हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पंजाब आपसे चुरा के ले गई ना? पंजाब की स्थिति अलग है। देखिए, पंजाब में हमने कई वर्षों से एक जूनियर पार्टनर के रूप में काम किया। पंजाब में हम 23 सीटों पर लड़ते थे, बाकी सब सीटें हमारे अकाली दल के पास होती थी, बादल साहब के पास होती थी। अब हम एक जूनियर पार्टनर के, और उसमें भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पनपने नहीं दिया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को डिप्रेस किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर पंजाब में अभी नहीं थी, लेकिन आप देखेंगे, अगर आपने आंकड़ों का ब्यौरा किया होगा, वोट शेयर, इस बार हमको पिछली बार हमको 8 लाख के करीब वोट मिले थे, इस बार हमको 10 लाख से अधिक वोट मिले हैं। 5.5% हमको पिछली बार वहाँ असेंबली में मिला था, और इस बार हमको 6.6% वोट मिले हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब इस बार हमने ये फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर वहाँ लड़ेगी, और हमने अपने दमखम पर लड़ा है, 2 सीटें जीती हैं। 2-3 सीटें ऐसे रही है जो हमने कुछ हज़ार वोटों के मार्जिन से हारी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मैं भी पंजाब में 1.5 महीने रहा, मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अच्छा प्रदर्शन ये करेगी। ऐसा पार्टी, चूँकि वहाँ होती ही नहीं थी, पार्टी वहाँ कुछ करती ही नहीं थी, इसलिए पार्टी वहाँ वो थी। और दूसरा, जो एक
योजनाबद्ध तरीके से प्लान्ड वे में किसान आंदोलन चला, उसका थोड़ा असर पंजाब में ज़्यादा था, इसलिए वो किसान आंदोलन वाले भी वहाँ गड़बड़ कर रहे थे। बोलते हैं किसानों की वजह से आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई? नहीं नहीं, वो तो किसानों का तो कोई उसमें है ही नहीं है, किसान तो खुश है। लेकिन ये जो मॉविस्ट हैं, ये जो इस प्रकार के फंडामेंटलिस्ट है हिंदुस्तान में, उन्होंने इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा था, जिस षड्यंत्र के कारण ऐसा माहौल बना दिया। तो उस माहौल के कारण वो हुआ। आपने देखा जब उन्होंने वो वापस किसान आंदोलन वापस ले लिया, तो वहाँ तो उन्होंने ऐसा लगता था जैसे उन्होंने परमानेंट मकान बनाए थे। वो मकान तो टूटे नहीं उनके, वो सीमेंट और सरिया और अपने ब्रिक्स, इसके साथ उन्होंने वो बनाए थे। क्या उनका इशारा था और कहाँ से उनको पैसा आता था, ये भगवान ही जानता है। और सब लोगों के सामने आया है कि क्या उसमें सारी हकीकत है। उसको आते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में आपका ख्याल क्या है? कम से कम लोगों के सामने ये पॉलिसी वाज़िया कर दीजिए। आप सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे, क्या यूनियन टेरिटरी रहेगी या स्टेट आएगा। तो इस हवाले से ठीक है अगर अब्दुल्लाज, मुफ्तीज़ या बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ आपका एक सियासी लड़ाई है आपकी, तो ये बता दीजिए आम लोगों की खता क्या है इसमें। आम लोगों को वाज़िया कर दीजिए कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं। आम लोगों को ये बता दीजिए कि उनकी अपनी सरकार कब आ रही है। ऐसा है कि जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दशक में एक 30 साल 35 साल जो जम्मू कश्मीर में चल पड़ा, जम्मू कश्मीर के हालात जो बिगाड़े गए, कौन इसके लिए ज़िम्मेवार है, कौन ज़िम्मेवार नहीं है, ये तो एक डिबेट है। उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार यहाँ की सरकारें हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार। उसको फिर से सरकार दी, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? और उसके बाद 87 के चुनाव, अगर उस समय कुछ नौजवान खड़े हो गए थे या हम लड़ेंगे एमयूएफ बनाकर, क्यों रिगिंग की? क्यों जीते हुओं को हरा दिया? क्यों हराया वालों को? इसका मतलब ये है कि आप फिर वही दोहराते हैं कि एट द एंड ऑफ डे नेशनल कॉन्फ्रेंस इज रिस्पॉन्सिबल। ये तो आप सीधे नेचुरली नेशनल कॉन्फ्रेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल। आप इशारा ये भी दे रहे हैं कि सलाउद्दीन को सलाउद्दीन बनाया गया? नहीं, उसको सलाउद्दीन बनाया गया नहीं बनाया गया वो तो अब इतिहास बताएगा। लेकिन हमारे आपने लड़कों का बोला ना, कुछ लड़के आए थे मैदान में, तो उनको क्यों नहीं आपने लड़ने दिया? लड़ने देना था, क्यों नहीं लड़ने दिया? जो जीतता था वो जीता, जो जीता हुआ था उसको हरा दिया, जो हरा था उसको जिता दिया। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे खुद के लोग हार गए उस इलेक्शन में। ये बीजेपी वाले इल्जाम लगा रहे हैं। जो ऐसा थोड़ी है बीजेपी वाले, इनका सत्यता जो फैक्ट्स है वो सामने है सबके। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है उन्होंने उसमें रिगिंग, वो ऐसा थोड़ी है भाई साहब। आप जो पहला चुनाव यहाँ हुआ है उसमें 52 में देखिए, आप उसकी कहानी पढ़िए जरा, किसी लाइब्रेरी में जाकर 52 के चुनाव को देखिए, वो क्या थे, क्या किया लोगों ने उससे। इसलिए लोगों के पर्चे क्रॉस कर दिए गए, इसलिए उनके पर्चे खारिज कर दिए गए, जिसका कोई आधार ही नहीं। 52 का चुनाव आपके सामने, 52 के चुनाव में जो इन्होंने धांधलियां की है, वो धांधलियां कोई कम है क्या? वही रिपीट किया 87। बहरहाल कौल साहब, आई वुड लव टू हैव अगेन एन इंटरव्यू विद यू। आप कई एक मुद्दों पे बात करेंगे, उसमें इस वक्त हमारे पास टाइम कम है। आखिर पे मेरा सवाल रहेगा आपसे कि अनुपम खेर जी ने और विवेक अग्निहोत्री जी ने एक ड्रामा बनाया है कश्मीर को लेके, तो उस ड्रामा को आप क्या ड्रामा मानते हैं या आप कहते हैं कि ऐसी नफरतों को नहीं फैलाना चाहिए? नहीं, वो तो अलग विषय है, लेकिन सच्चाई को रखना इसमें कोई गलती नहीं है। सच्चाई को रखा गया है और सच्चाई जो है वो उसको उस फिल्म में, उस ड्रामा में बताया गया है और वो सच्चाई है। इसलिए जो कश्मीरी पंडित लीडर्स थे, वो कश्मीरी पंडित लीडर्स हमेशा ये बात कर रहे थे कि ये जेनोसाइड जो हुआ है, ये जेनोसाइड है और इसकी एक तहकीकात होनी चाहिए, कोई इसका एक कमीशन बैठना चाहिए, कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज, कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज इसकी तहकीकात करना चाहिए, कौन गलत है और कौन ठीक है। हमारे डीजी पुलिस वैद, वो ये कह रहा है, उस समय वो कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर ही रहा होगा, कि 70 लोगों को इन्होंने छोड़ा,
70 लोग जो पार से ट्रेनिंग करके आए थे, हमने उनको पकड़ा और इन्होंने उनको छोड़ दिया। इससे बड़ा क्या होना चाहिए? क्या इससे बड़ा इन्होंने यहाँ वो किसने रिलीज किया? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस या मुफ्ती सईद की बात कर रहे हैं? नहीं, उस समय को कहाँ था मुफ्ती सईद? नहीं, मैं अच्छा आप फारूक साहब, अच्छा फारूक अब्दुल्ला साहब ने छोड़ दिए थे। सरकार की, केंद्र सरकार की भी कॉग्निजेंस होगी, 70 लोगों को छोड़ दिया। ये तो एसपी वैद कह रहा है जो डीजी रिटायर हुआ है। इसलिए ये सत्यता है, इस सच्चाई को अगर उन्होंने दर्शाया है तो इसको गलत कहना ये मैं नहीं मानता हूं। लेकिन ये बात ठीक है कि केवल वो एक फिल्म थी जो कश्मीरी पंडित्स के ऊपर उन्होंने बनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे कल किसी ने सवाल पूछा कि भाई टिकला टेपलू के बाद तो वो यूसुफ हलवाई भी मारा गया। नहीं, उनसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ हलवाई उनसे पहले मारा गया। मैं मानता हूं, मैं भी उस समय गवाह हूंगा, लेकिन उस बेचारे ने भी तो यही आवाज उठाई थी मिलिटेंट्स के खिलाफ। आपने कहा मैं गवाह, आप गवाह थे उस टाइम? गवाह नहीं था, मतलब यही था ना, कश्मीर में ही था। इसका मतलब सुनते थे आप? सुनते था, लेकिन मैं उस समय, उसने भी बेचारे ने यही कहा था कि भाई ये गलत कर रहे, तुम ये मत करो, ये ठीक नहीं है, और उसको उन्होंने मार दिया। इसका मतलब है कि अशोक कोल मुसलमानों के दर्द को भी समझते हैं? नहीं, जो यहाँ किलिंग्स हुई है, जो यहाँ उसके बाद हत्याएं हुई है, उन हत्याओं का जिम्मेवार भी यही टेररिस्ट है। आप आज किसी भी कश्मीरी मुसलमान के घर में जाइए, आपको वहां उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई भाई, उसका कोई मित्र, उसका कोई दोस्त, वो अफेक्टेड हुआ है। ये तो कहा, ये तो सच्चाई है। हाँ ठीक है, उसमें दो प्रकार के होंगे। एक होगा कि जो टेररिस्ट बनकर मर गया, एक होगा कि जो टेररिस्टों ने मारा। लेकिन आखिरकार मरा कौन? मरा तो जम्मू कश्मीर का, मरा तो यहाँ का सिटीजन, यहाँ का सिटीजन। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वो सच्चाई है, उस सच्चाई को उन्होंने पेश किया है, उस सत्यता को हमको स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो, अब तो शेख साहब भी कह रहे हैं कि भाई इसकी इंक्वायरी करिए, तो करिए ना, हम तो पहले से ही कर रहे हैं। आप कोई बिठा दीजिए कोई टीम, वो टीम इंक्वायरी करें और दूध का दूध, पानी का पानी सामने रखें। ठीक है कौल साहब, आखिर पे ये सवाल रहेगा कि इलेक्शंस के हवाले से आप ये कहेंगे कि बिगुल बजने वाला है या अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन मई के फर्स्ट वीक में अपना, या इसी महीने के अप्रैल के आखिर में अपना दे देगा फाइनल ड्रॉप क्या दिया? अब उसने फाइनल ड्रॉप दे दिया, फाइनल रिपोर्ट, वो रिपोर्ट उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री में देना है, वो उसका कानून बनेगा। तो उसके बाद हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुझे 4 महीने चाहिए प्रिपरेशंस के लिए। वो 4 महीने के बाद फिर वही आता है कि उस समय जुलाई होगा, जुलाई में थोड़ा जम्मू में बरसात होती है, तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चुनाव होगा, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए कश्मीर क्राउन के साथ। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे अशोक कौल जी, बीजेपी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी, पार्टी की कमान जम्मू कश्मीर में संभालते हैं, और साथ ही साथ ये नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो बीजेपी के हवाले से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इस पार्टी का जो मंशूर है, इस पार्टी का जो मकसद है, वो एक आम इंसान को समझ आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।